ہے दफन मुझ में मेरी कितनी रौनकें मत पूछ, उजड़ उजड़ के जो बसता रहा वो शहर हूं मैं। कराची में कारोबारी अपराध से भत्ता तलब करने वालों में अलकायदा और तालिबान भी शामिल है। और अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि अलकायदा, तालिबान या दीगर जहादी तंजीमों के लिए कराची एक बेहतरीन फंडिंग पॉइंट है। बैंक डकैती, अगवा बराए तावान और अब भत्ता भी उनके लिए फंड रेजिंग का एक बेहतरीन जरिया है। कहते हैं कि कराची में काम करने वाली जहादी तंजीमें यहाँ से फंड इकट्ठे करके अलकायदा और तालिबान को भेजती हैं। ऐसा क्यों है? क्या नाम कई और काम एक? ये सब एक ही छतरी तले जमा हो गए हैं, अलकायदा की छतरी तले। लश्कर जंगी, सिपाही साहबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीनुल आलमी और जिंदुल्लाह, ये वो सारी तंजीमें थीं जिनके नामों के साथ 9/11 के बाद कलदम का लफ्ज लग गया। इनमें से कुछ मुल्क में कार्रवाइयां करके बैरून मुल्क चले जाते थे और कुछ मुल्क से बाहर जहाद करने के दौरान पाकिस्तान का चक्कर भी लगाते रहते। 9/11 का वाक़या हो गया, उसके बाद अटैक्स हुए तो फिर तालिबान मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट गए। दो ग्रुप वाज़ह तौर पर सामने आए, एक पाकिस्तानी तालिबान और एक अफगान तालिबान। अफगान तो थे वो अपने मुल्क के अंदर रह के लड़ रहे थे, और पाकिस्तानी तालिबान वो थे जो यहाँ से जाते थे लड़ने के लिए, और उसमें हमारे जिहादी लोग जो थे वो भी तालिबान के साथ मिलते थे और जाके अफगानिस्तान में जो भी कार्रवाइयाँ थी करते थे। इनमें से ज्यादातर जमातें तालिबान की छतरी तले ही फली फूली और ये छतरी अलकायदा ने पकड़ रखी थी। 2001 में जब अमेरिका ने कई जमातों पर पाबंदी लगा दी और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया तो नई जमात तख्तीक देखने में आई। बात तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं रही। कुछ अरसे से तालिबान का एक और ग्रुप भी सामने आया है। अब कुछ अरसे से तीसरा तालिबान सेक्टर सामने आया, जिसको पंजाबी तालिबान हम कह रहे हैं। बेसिकली ये वही पंजाबी तालिबान है जो हमारे पहले तालिबान के साथ ही काम करते थे, लेकिन पंजाबी तालिबान इसलिए कहने लगे कि सराइकी बेल्ट में ये बहुत ज़्यादा है और ये मुजाहिदीन थे, इनके मुख्तलिफ तंजीमें थी जिन पर बैन लग गया। तो बजाय इसके कि वो एक तंजीम के उस प्लेटफॉर्म पर काम करें जो कि बैन है, अब उनके कैंप्स भी अफगानिस्तान में नहीं है, फिर उन्होंने तालिबान को ज्वाइन किया। और जो लोग पकड़े जाते रहे तो पाकिस्तान के अंदर जो सेटल्ड एरिया उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बेसिकली पंजाब के सदर्न एरियाज के थे, इसलिए इनको हम पंजाबी तालिबान भी कहते हैं। जैसे तालिबान तंजीम पहले अफगानिस्तान में बनी और फिर पाकिस्तान में, ऐसे ही पाकिस्तान में जिंदुल्लाह बनने से पहले इसी नाम से एक तंजीम ईरान में काम कर रही थी। वो जिंदुल्लाह जो सिर्फ ईरान की है और उसका बेस जो है अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर है, उसका पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जिंदुल्लाह 2003 में कराची के मुकामी लड़के थे, शाह फैसल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, लांडी के एक ग्रुप था जो मुजाहिदीन थे। वहाँ जाके उन्होंने हमजा जूफी जो अलकायदा का एक ऑपरेटिव है और मिस्री बाशिंदा है, उसने ये लड़के ज्वाइन किए और उन्होंने कराची बेस्ड लड़कों पर एक तंजीम बनाई जिसका नाम उन्होंने जिंदुल्लाह रखा। जिंदुल्लाह वही तंजीम है जिसके अरकान ने कराची में ऐसी कई कार्रवाइयाँ की जिनकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। कोर कमांडर पर हमले के बाद जो लोग पकड़े ना जा सके वो वजीरिस्तान फरार हो गए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बल्कि कराची वापस आने के लिए। तकरीबन 1.5-2 साल के वक्फे के बाद हमजा जूफी ने दोबारा इनको नए टास्क के साथ कराची में भेजा और उन्होंने यहाँ आकर कराची में बैंक डकैतियाँ की और उससे काफ़ी बड़ी बैंक डकैती, तकरीबन 12 उन्होंने बैंक डकैती की। उसके अंदर एक किडनैपिंग भी की थी। इनका बेसिक मकसद था कि यहाँ से इतना पैसा जमा करें जो पीछे अलकायदा को भेजें और वो तालिबान या जहाँ भी उनकी अपनी तंजीम है उनके लिए वो फंड करें। इसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग की बेसिकली। फिर 2008 में SIU का मुकाबला हुआ इनके शालतीफ टाउन में, जहाँ ये 5 दहशतगर्द और 2 पुलिस अफसर शहीद हुए इसके अंदर। तो काफ़ी हैवी तादाद में यहाँ से इनका एक्सप्लोजिव भी मिला, मटीरियल, बाकी चीज़ें, किडनैपिंग जो था उसको भी बरामद किया। बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई। जिंदुल्लाह के भागे हुए लोग 1 साल बाद फिर कराची में ही इकट्ठे हुए और इस बार टास्क डकैतियाँ करना हरगिज़ नहीं था, अब के इन्हें धमाके करने थे और वो भी मुहर्रम के महीने में। जो उसमें लोग बच गए वो थर्ड फेज में दोबारा 1 साल के बाद ऑर्गेनाइज हुए और वो उन्होंने आगे कार्रवाई शुरू की। उन्होंने कार्रवाई शुरू की, कराची के अंदर प्लांटेड बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू किया। कराची के अंदर 8, 9 और 10 माशूरे वाला और 6 वाले ब्लास्ट के अंदर जिंदुल्लाह इन्वॉल्व थी, जिसके 4 लोग हमें अरेस्ट किए थे। बाद में वो एक फायरिंग के बाद अपने साथियों की मदद से सिटी कोर्ट से वो फरार भी हो गई, जिनमें एक साथी उनका हलाक भी हुआ था।
تو جندلا کا بیسیکلی بیک گراؤنڈ وہ ہے، اور کراچی میں اس وقت جندلا ہے موجود، اس کا ماسٹر مائنڈ موجود ہے، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. باقی جو ساتھی یہاں سے بھاگے تھے پچھلی اطلاع تک وہ کراچی سے باہر تھے، لیکن کوئی ورکنگ چل رہی ہے. ٹارگٹ کلنگ یا پھر بم دھماکہ، موقع وارانہ دہشت گردی کے یہی دو طریقے ہیں اور دھماکے کرنے کے کئی طریقے. کہا جاتا ہے کہ کالعدم تنظیموں میں لشکر جنگی کے پاس زیادہ خودکش بمبار ہیں. لشکر جنگی خودکش حملوں میں کراچی میں ملوث رہی ہے فرقہ وارانہ دہشت گردی کے اندر، لیکن ابھی تک جو میری نالج ہے اس کے مطابق ان کے پاس ابھی یہ ایکسپرٹیز ابھی تک نہیں ہے کہ وہ ڈیوائس کے ذریعے یا ٹائمر کے ذریعے کراچی کے اندر وہ بلاسٹ کر سکتے ہوں. ان کے پاس سوسائڈر ہوتے ہیں، وہ سوسائڈر کے ذریعے کاروائی کی انہوں نے یا ڈائریکٹ ٹارگٹ کلنگ کیا انہوں نے. سمجھیں کہ لشکر جنگی ایک ڈیٹونیٹر ہے جس کو آپ کسی بھی ایکسپلوزیو کے ساتھ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہر تنظیم کے ساتھ چل جاتے ہیں، ہر تنظیم ان کو چلا لیتی ہے، اور ہر تنظیم کو ان کا جو خود سوسائڈر ہے یا جو بھی ان میں لوگ موجود ہیں ان کو مل جاتے ہیں. العمر مجاہدین، حرکت المجاہدین العالمی، جماعت المجاہدین، لشکر جبار، تحریک المجاہدین اور حرکت الانصار. نام کئی ہیں لیکن کام ایک. لیکن بیسک تھیم تو سب کی الگ الگ تھی. پہلے ہر کوئی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کرتا تھا، لیکن اب کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ آپریشن ہو چکے ہیں، بہت کاروائیاں ہو چکی ہیں، کافی لوگ پکڑے جا چکے ہیں، تو اب یہ سب تقریباً ایک ہم خیال بن چکے ہیں کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے. ایک تنظیم پر پابندی لگی تو اس کے ارکان نے دوسری تنظیم بنا لی، کیونکہ کالعدم قرار دینے سے تنظیمیں ختم نہیں ہوتی، وہ ختم ہوتی ہیں ارکان کو گرفتار کر کے سزائیں دلانے سے. GFIR کے لیے مدثر رانا، کراچی.